ठीक है, मैंने नोनू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। डिवाइड 1162 इनटू 3 पार्ट सच दैट 4 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट एंड 7 टाइम्स द थर्ड पार्ट आर इक्वल। ये ऑप्शन दे रखे हैं। लेटर जैसा मैंने पहले बताया था कैसे करते हैं, गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन के फ्लो के हिसाब से चलते चले जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, कोई बात नहीं। जितना क्वेश्चन का फ्लो कह रहा है ना, जैसे जैसे वो कह रहा है उतनी चीज लिखो, उसके बाद आगे देखो सोल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता तो छोड़ के भाग जाओ। बात खत्म सारी। हम भी ऐसे करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे को देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। अपने को क्या गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन तो लिखना ही लिखना है, तो गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन लिखते हैं, उसका देखते हैं क्या होता है। अगर सोल्व होगा ठीक है कर देंगे, नहीं तो नहीं। गिवन सबसे पहले हम भगवान जी के बारे में लिखेंगे। क्या भगवान जी क्या है? डिवाइड 1162 कितना है? 1162 कुछ है। क्या करना है? 3 पार्ट्स में करना है। इसको 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। इतना लिख दिया। आगे देखते हैं। सच दैट यानी कि इस तरीके से, कैसे कि 4 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। हमें सबसे पहले देखा कि हमने इसको 3 पार्ट्स में करना है, तो मान लिया हमने कि इसके कौन कौन से पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हमने इसको P1 P2 P3 कहते हैं। अब चलो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। सच दैट 4 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। टाइम्स का मतलब क्या होता है मैथ में? मल्टीप्लाई। इसका मतलब 4 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट यानी 4 मल्टीप्लाई पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? P1। चलो भाई लिख देते हैं 4 टाइम्स पार्ट 1, 5 टाइम्स दी सेकंड पार्ट, 5 टाइम्स सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, 5 को P2 में मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या है? 7 टाइम्स दी थर्ड पार्ट। देखिए 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, थर्ड पार्ट मतलब P3। तो 7 में P3 मल्टीप्लाई करा, ये हो गया। क्या दिक्कत है भाई इन तीनों में? आर इक्वल, ये तीनों इक्वल है, यानी कि तीनों के तीनों ये इक्वल है। इतना सा क्वेश्चन दे रखा है, गिवन में सारी चीज लिख दी हमने। अब हमें क्या दे रखा है? ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन देख के साफ पता लग रहा है कि हमें इन तीनों पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है। P1 P2 और P3 की हमें वैल्यू निकालनी है। चालू करें अपनी कार्रवाई। सॉल्यूशन 1162 को हमने इन 3 पार्ट में डिवाइड करा है। इसका मतलब भाई जब मैं इन तीनों को सम करूंगा तो 1162 के बराबर आ जाएगा। मान लो मैंने 10 रुपए 2 बंदों के बीच में बांट दिया। अब मुझे नहीं पता, मान लो मैंने x दिए, एक को y दिए, लेकिन जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो 10 रुपए बैठेंगे ना। इसी तरह अगर तीनों का सम करूंगा तो एक छंदो बैठेंगे। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 1162। इतना समझ में आया? मैथ में क्या होता है, अब इक्वेशन से खेलते हैं। हमने एक इक्वेशन तो ये बना ली भाई, P1 P2 P3 एक छेद हो गई। तो अब इसको आगे सोल्व कैसे करते हैं? हम अपनी चोट में घूमते थे कि सॉल्यूशन क्या निकालना, क्या P1 P2 P3 निकालने, चलो तो निकाल देते हैं। हम फंस गए तो हम कहाँ गए? हम अपने भगवान जी के पास गए। भगवान जी ने क्या कहा कि देखो पुत्र तुम्हारे पास एक छेद हो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके तो इनको सम करके एक छेद आएगा। लेकिन हम फिर से फंस गए। हम फिर भगवान जी के पास गए। भगवान जी कुछ और बताओ ना। भगवान जी ने कहा कि 4 P1 5 P2 और 7 P3 ये तीनों आपस में बराबर है। अब देखो असल में तुम्हें ये इस तरीके से दे रखा है, लेकिन पता है इसमें कितनी इक्वेशन छुपी है? इसमें 3 अलग अलग इक्वेशन छुपी है। कौन कौन सी? 4 P1 इसके बराबर है, 5 P2 इसके बराबर है और 4 P1 इसके बराबर है। आई बात समझ में? इनको लिख के बताता हूं मैं। 4 P1 5 P2 के बराबर है, 5 P2 7 P3 के बराबर है और 7 P3 अपना 4 P1 के बराबर है। बस यहीं से हमारा काम हो जाएगा। अब होएगा कैसे? बात समझो। इस इक्वेशन को देखो ध्यान से। हमें यूजुअली क्या होता था, हमें पहले वाले इक्वेशन में क्या होता था, हमें x मिल जाता था तो वहां पे x होता था, तो हम उन सबको प्लस करते थे, माइनस करते थे, उसके बाद उधर ले जाते थे, x को अकेला छोड़ देते थे और x की वैल्यू निकल आती थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत पता है क्या बढ़ गई? यहाँ पे हमारे पास x नहीं है। चलो अगर एक वेरिएबल भी होता हमारे पास, p होता या सिंपल P1 होता या सिंपल P2 होता या P3 होता, सिंपल वही होता तो हम निकाल लेते। पर अब तो हमारे पास 3 वेरिएबल फंस गए। तो हम क्या करेंगे? हम इन 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन को ना एक वेरिएबल वाली में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इनकी सहायता से। देखते हैं कैसे। चलो मान के चलो P1 को हमें ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। अगर मेरे को ये P2 P1 की फॉर्म में मिल जाए तो बात बन जाएगी। उसके बाद अगर मेरे को ये P3 भी P1 की फॉर्म में मिल जाए तो भी मेरी बात बन जाएगी। देखो कैसे करेंगे। यहां से मेरे को पता है 4 P1 5 P2 के बराबर है। 4 P1 बराबर 5 P2। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया कि P2 मेरा क्या है? 4/5 P1 के बराबर है। इस 5 को मैं इधर ले गया तो 4/5 P1 P2 के बराबर हो गया। लिख दिया मैंने वही। इस वाली इक्वेशन को देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है? 7 P3 4 P1 के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास P3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 7 नीचे चला जाएगा तो 4/7 P1 के बराबर आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू P2 P3 की अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो क्या बनेगा? देखो इक्वेशन क्या थी? P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 1162 था। अब P1 को हमने ऐसे कैसे ही छोड़ दिया। चलो प्लस P2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/5 P1। लो जी बच्चा लिख दिया। प्लस P3 को की जगह क्या लिख सकता हूँ? 4/7 P1। लो जी लिख दिया बराबर 1162। अब P1 की फॉर्म में आ गए तो यहां से मैं P1 कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या बचा? 1 प्लस 4/5 प्लस 4/7 1162।
नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 35 आएगा, उसका 2 ऑपरेट करेंगे। इतना मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोगों को आता है, यदि नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में दुखी करो मेरे को। तो P1 को ब्रैकेट में लगाया, नीचे आया अपना 35, ऊपर आएगा 35 प्लस 28 प्लस 20, 1162 के बराबर आया। P1 की वैल्यू क्या आएगी 1162 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 83। इसको हम करेंगे 83 1 83, 83 1 83, और उसके बाद ये किससे जाएगा 83 4 से जाएगा 14 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आ जाएगी हमारी 490। अब क्या करना है, इन दो इक्वेशन से यहाँ पे P1 रखो, P2 आ जाएगा, यहाँ पे P1 रखो, P3 आ जाएगा। करें, चलो एक बार पतला पढ़ लेता हूँ मैंने दोबारा से एक बार। P1 को 490 लिख दिया, P2 4/5 P1 और P3 फिर 4/7 P1, ठीक है। अब इनको ऑपरेट करते हैं, P2 बराबर 4/5 इंटू P1, इसका मतलब क्या है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 490, इसको ऑपरेट करेंगे क्या आएगा 5 1 5, 5 9 45, 5 8 40, 98 4 8 4 32, 9 4 36, 392। P3 इसी तरह क्या आ जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई P1 विच इज इक्वल टू 4/7 मल्टीप्लाई 7 7 49 0, तो ये 280 आ गई। देयरफॉर P1 बराबर 490, P2 बराबर 392 एंड P3 इज इक्वल टू 280। ऑप्शन देखिए एक बार, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन मिला था 490, 392 और 280, तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस फॉर्म में। अब हाँ जानता हूँ मैं कि तुम्हारे दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई साहब एक बात बताओ, हम रेशो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रेशो का तो कोई रोल ही नहीं आया, हमने लेट द रेशो एक्स भी नहीं करा, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये नहीं करा। क्यों नहीं करा? नन्हे मुन्नो जरा एक बात बताओ, हमारा फोकस क्या होता है, हमारा क्या फोकस है? हमारा फोकस होता है, हमारा गोल होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करना, ना कि उसके अंदर के छुपे कॉन्सेप्ट को ढूंढना। बात समझो, तुम्हारे पास एग्जाम में ऐसा तो होगा नहीं कि वो ऊपर लिखेंगे भाई रेशो वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सोल्व करो, ये तो होगा नहीं भाई परसेंटेज वाले क्वेश्चन ये क्वेश्चन सोल्व करो, ऐसे कभी नहीं देंगे तुम एग्जाम में। तुम एग्जाम में क्या देंगे, हौच पौच देंगे, मिक्स विक्स क्वेश्चन देंगे। तो अब उसमें अगर तुम क्वेश्चन पढ़ के पहले 1 घंटा ये सोचने निकाल दो भाई इसमें रेशो कॉन्सेप्ट लगेगा, किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, तो तुम दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए मैं कभी भी इस वाली अप्रोच से क्वेश्चन नहीं करवाता कि भाई देखो ये रेशो वाला क्वेश्चन है, इसमें रेशो कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसे कर दो। सिंपल एक अप्रोच रखो हर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन में तोड़ो और क्वेश्चन के हिसाब से चलते चले जाओ, उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते चले जाओ और क्वेश्चन खत्म कर दो। रही बात रेशो की, जी हाँ बिल्कुल ये रेशो वाला क्वेश्चन है और ये रेशो वाले तरीके से भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, जब सिंपल ये हो रहा है, खामा इसमें रेशो घुसाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ये रेशो वाले क्वेश्चन से होगा। ये मैं कब करवाऊंगा, जब मैं आगे यही वाले क्वेश्चन तुम्हें ट्रिक से समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा जो फोकस है तुम्हारे ऊपर वो ये है कि तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, तुम कैसे भी क्वेश्चन देख के डरो नहीं, चाहे वो कितने खतरनाक, कोई चाहे ये बोल दे भाई एडवांस क्वेश्चन है तेरा बस की नहीं है, फूफा के बस की नहीं है, तो उसको बोला तू चुप रहे, अपनी होशियारी अपने पास रख, मैं ये क्वेश्चन सोल्व करूंगा चुटकी बजा के। कैसे? क्वेश्चन पढ़ो, उसके हिसाब से फ्लो में चलते चले जाओ और क्वेश्चन सोल्व कर दो, बात खत्म। अगर तुम्हारी बेसिक नॉलेज मैथ की अच्छी है तुम कर दोगे आराम से। इसमें रेशियो कॉन्सेप्ट लगता है, जी हाँ लगेगा, वो कब लगेगा वो मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है मेरा नोनू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। द मंथली सैलरी ऑफ ABC इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3:5 इफ C's monthly salary is rupees 1200 more than that of A, then B's annual salary is। ऑप्शन 1 दे रखा है 14,400, ऑप्शन बी 24,000, ऑप्शन सी 1200, ऑप्शन डी 2000। पोज करो, सोल्व करो। ट्राई करा तुमने, मेरे ख्याल से हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था। नहीं हुआ तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम वही लिखेंगे अपना, पिताजी, भगवान जी, गिवन में क्या आएगा, ABC दे रखा है, ABC लिख दिया। मंथली सैलरी ऑफ ABC इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ, अच्छा 2:3:5, 2, 3 और 5 की रेशो में दे रखा है, यानी कि A की 2 है, B की 3 है, C की 5 है। इफ C's मंथली सैलरी इज रुपीज 1200 मोर देन A, C's 1200 मोर देन A लिख दिया। देन B's एनुअल सैलरी इज, तो B की एनुअल सैलरी क्या है हमें निकालना है, तो टू फाइंड में क्या आ जाएगा हमारे पास, B की सैलरी। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। हमें पता क्या करते हैं, रेशो आई है, लेट द रेशो x, ठीक है भाई, रेशो से नफरत है, रेशो तो हमें बर्दाश्त ही नहीं जिंदगी में। देयरफॉर रेशो बिकम्स, क्या बन गई है हमारी, 2x, 3x एंड 5x। अब याद रखना जब भी रेशो हटती है तो रेशो हट के क्या बन गई, वो उसने बोला सैलरी की रेशो ये है। अब अगर सैलरी की रेशो ये है और जब हमने इसकी रेशो हटा दी तो ये क्या बन गई,
सैलरी बन गई दोबारा, यानी कि अब ये जो 2x 3x 5x है ना, ये किसकी आ गई? सैलरी ऑफ ए बी एंड सी। आई बात समझ में? 2:3:5 क्या थी? ABC की रेशो थी। जैसे हमने रेशो खत्म करी तो रेशो हटके जैसे इनके पास x लगा तो ये क्या हो गई? ये सैलरी बन गई, सैलरी ऑफ A की 2x, B की 3x और C की 5x। इतना समझ में आया? आगे सोल्व करें। हम तो चौड़े पे घूम रहे थे कि हम तो सोल्व कर देंगे, हमने क्या B निकालना है। 3x है यहाँ पे, तो अगर x की वैल्यू मिल जाती तो मजा आ जाता। चलो भगवान जी से पूछते हैं। भगवान जी क्या? भगवान जी ने कहा देखो बेटा C जो है ना वो 1200 मोर देन A है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें मस्त से डिकोड करने की ट्रिक बताता हूँ। कैसे? वापस आ जाओ क्वेश्चन में। उसने क्या कहा? इफ सीज मंथली सैलरी इज, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। उसने क्या कहा? सी की मंथली सैलरी, सी की मंथली सैलरी क्या है? सी की सैलरी 5x लिख दो, 5x लिख दिया। इज सीज मंथली सैलरी इज आया यहाँ पे। इज का मतलब होता है मैथ के अंदर इक्वल्स टू, लगा दो इक्वल्स टू रुपीज 1200। रुपीज का कुछ करना नहीं, 1200 नंबर है, लिख दो 1200। मोर देन, मोर देन का मतलब क्या होता है मैथ में? प्लस। मोर देन दैट ऑफ, मोर देन मतलब प्लस, दैट ऑफ किससे? ए से। ये लो भाई ए लिखना है यहाँ पे। ए की क्या है? सैलरी 2x। बन गई बात। इस पूरे सेंटेंस की इंग्लिश को हमने मैथ में डिकोड कर दिया। सी की मंथली सैलरी इज, सी की मंथली सैलरी 5x इज माने इक्वल्स टू 1200 मोर देन मतलब प्लस, दैट ऑफ ए मतलब ए की सैलरी। ए की सैलरी कितनी है अपने पास? 2x। बन गई क्वेश्चन। सॉल्व कर देंगे एक्स वैल्यू निकाल के। चलो करते हैं। 5x 2x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन गया अपना 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1200। यहां से क्या आ गया? 3x इज इक्वल्स टू 1200। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1200 बाई 3 बोले तो 400। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? a की वैल्यू थी 2x, बोले तो 2 इंटू 400 बोले तो 800 रुपीज। b की वैल्यू क्या आ गई? 3x, बोले तो 3 इंटू 400 बोले तो 1200। और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5x, बोले तो 5 इंटू 400 बोले तो 2000 रुपए। b की वैल्यू 1200 आ गई। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन तीसरा हमारा आंसर हो गया, ठीक है। b की वैल्यू पूछी थी, 1200 उसका आंसर हो गया। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक और बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ, जिसको कहते हैं कॉमन सेंस, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जिसको कहते हैं IQ। ये IQ तुम्हारा कहाँ लगता है? ये तुम्हारा IQ शॉर्ट ट्रिक्स में लगेगा, और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये IQ बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ट्रिक्स का थोड़ा बहुत खेल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा खेल वो IQ का होता है। कैसे? बात समझो यहाँ पे जरा। एक बात बताओ जरा, हमें क्या निकालना था? हमें b की वैल्यू निकालनी थी ना। हमने x की वैल्यू 400 निकाली, तो हम a और c की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? सिंपल b बराबर 3x करो और 3 इंटू 400 बराबर 1200, ये करो, खत्म चीज। ये होता है सिंपल IQ कि हमें b की वैल्यू निकालनी, सिर्फ b की निकाली हो। ये जो तरीके है ना, a को भी निकालो c को भी निकालो, ये हमारे स्कूल वाले तरीके हैं। इन्हें हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। चलो एक तो ये मैंने बता दिया तुम्हें। एक और खतरनाक IQ वाली बात बताऊं। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें x की वैल्यू निकालनी थी ना, यहाँ पे x की वैल्यू तुमने निकाली। असल में इस क्वेश्चन में x की वैल्यू की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ती, तुम्हारा क्वेश्चन 2 मिनट में आ जाता है चुटकी बजा के। कैसे? बात देखो, क्वेश्चन के फ्लो को समझो। रेशियो x मानी, a की 2x, b की 3x और c की 5x आई। इक्वेशन बन गई यहाँ तक। 2x को हम इधर लेके गए, 5x में 2x गए, 3x 1200 के बराबर आया। अब जरा बात समझो, ये 3x क्या है जरा तुम देखना। हमें b की वैल्यू निकालनी थी, b की वैल्यू 3x थी, तो जब 3x सीधा सीधा 1200 यहाँ से आ गया, तो हम x की वैल्यू निकाल के उसी सेम चीज को दोबारा उसमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसे कहते हैं IQ। अगर तुम यहाँ पे आ जाते और तुम्हारे पास IQ होता तो तुम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व ही ना करते, यहीं पे खत्म कर देते। क्यों? क्योंकि 3x हमें पता है क्या है? b है, और b की वैल्यू 1200 सिंपल आ रही थी तीसरे स्टेप में, और क्वेश्चन खत्म। आई बात समझ में? तो नोनू ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है थोड़े थोड़े क्वेश्चनों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है मेरे नोनू, फिर से आ जाओ तुम। अगला क्वेश्चन है सेम उसी की तरह पे है, जरा इसको सॉल्व करो, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए। द प्राइसेस ऑफ ए स्कूटर एंड ए टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो 3:2। If a scooter costs rupees 6000 more than the television set, the price of the television set is dash। ऑप्शन दे रखे तुम्हें, पहला 6000, दूसरा 10000 और तीसरा 12000, चौथा 18000। पॉज करो जरा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सोल्व करा। अब देखो मैं बताता हूँ, वैसे तो हो गया होगा सिंपल क्वेश्चन। अगर लास्ट वाला तुमने कर लिया था पहले से तो ये वाला तुम पहले से कर लोगे, अगर मेरे समझाने के बाद कर लिया था तो भी तुम कर दोगे, क्योंकि सेम वैसे क्वेश्चन है जैसा लास्ट वाला था और एग्जैक्ट सेम इक्वेशन बनती है। चलो गिवन में क्या आएगा? प्राइसेस ऑफ स्कूटर एंड टेलीविजन सेट आर इन रेशियो। हाँ ठीक है, सिंपल। ये नंबर देखें किसका है? स्कूटर एंड टेलीविजन। तो सिंपल क्या करो, S/T। कितना है ये? 3:2। इफ ए स्कूटर कॉस्ट रुपीज 6000 मोर देन। अब स्कूटर क्या है? 6000 मोर देन टेलीविजन सेट।
द प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट इज, टेलीविजन का निकालना है तो टू फाइंड में क्या लिखेंगे हम, टी। सॉल्यूशन देखते हैं, सिंपल भाई। रेशो दे रखी है, सबसे पहला काम रेशो से नफरत है, दुश्मनी निकालनी है। लेट द रेशो बी एक्स, देयरफॉर अब रेशो को एक्स मान लिया तो रेशो हट जाएगी, रेशो हट जाएगी तो क्या बन जाएगा, प्राइस बन जाएंगे। रेशो बिकम्स क्या, 3x, 2x, जो कि क्या है प्राइसेस किस किस के, स्कूटर के और टेलीविजन के। बन गए, इतनी बात समझ में आई। हम चोट पे घूम रहे थे लेकिन यहाँ पे आए फंस गए। हम फिर मदद मांगने के दाता के पास, दाता कौन, भगवान जी। भगवान जी तो दयालु बहुत ज़्यादा, उन्होंने हमारे अहंकार को क्षमा प्रदान करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि बस 3:2। हमने कहा भगवान जी वो तो कर लिए, उन्होंने कहा तो फिर ये भी लेके जाओ साथ में। हमने कहा जी ठीक है ले लेते हैं इसको। कितनी बकवास करता हूँ मैं, छोड़ो। उसने कहा स्कूटर की 6000 है मोर देन टी। स्कूटर क्या है 3x, तो 3x इफ स्कूटर कॉस्ट ₹6000, स्कूटर कॉस्ट ₹6000 मोर देन टेलीविजन। सिंपल सोल्व कर देंगे, 3x माइनस 2x बराबर 6000। 3x में 2x घटाएंगे, एक x बचेगा, देयरफॉर x की वैल्यू मेरे पास 6000 आ गई। क्या निकालना था, टेलीविजन निकालना था। टेलीविजन क्या है मेरे पास, टेलीविजन बराबर 2x, बोले तो 2 × 6000, बोले तो 12000 रुपये। ऑप्शन में गए, तीसरे वाला ऑप्शन, खत्म। सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगले पे आते हैं। ठीक है भाई, चिंच पोक लियो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए सर्टेन अमाउंट was divided between Kavita and Reena in the ratio 4:3. If Reena's share was ₹2400, then the total amount is dash. ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 5600, दूसरा 3200, तीसरा 9600, चौथा none of these. पॉज करो, ट्राई यूज करो, ट्राई करा। इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बन ही गया होगा। चलो फिर भी एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम पापा जी से शुरुआत करते हैं, मतलब भगवान जी से। जीवन पे सर्टेन अमाउंट, कोई अमाउंट थी, ठीक है, मान लो ए मान लिया। वॉज डिवाइडेड बिटवीन कविता एंड रीना, यानी कविता और रीना के सम के बराबर आएगी वो। एक सर्टेन अमाउंट थी और कविता और रीना के बीच में वो डिवाइड कर दी। यहाँ पे डिवाइड का मतलब असली वाला डिवाइड में समझ लेना कि 24 को 8 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास 7 चॉकलेट है और तुम्हें उन्हें 2 बच्चों में 4 और 3 के हिसाब से बांट दी, ठीक है, तो 4 × 3 7, ठीक है। चलो ये आया, ठीक है, बिटवीन कविता एंड रीना कर दिया हमने। इन द रेशो 4:3, 4:3, कविता की 4 है, रीना की 3 है रेशो। उसी क्रम में जैसे कविता रीना पहले, इसी तरह उनकी रेशो भी कविता की पहले और रीना की बाद में लिखेंगे। आमतौर पर यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है क्रमानुसार। लेकिन क्योंकि ये थोड़े से वो वाले क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटेटिव वाले, इसलिए लगाते नहीं है, ताकि जितना कंफ्यूज हो सके बच्चों करो, छोड़ो। उसके बाद क्या है, इफ रीना शेयर वॉज, रीना का शेयर कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है। देन द टोटल अमाउंट इज, तो निकालना क्या है हमें, अमाउंट। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। देखो भाई, जैसे कि मैं तुम्हें हर बार बताता हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा ईगोइस्टिक, हमारा अहंकारी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम अहंकारी बन के क्या करना है, हमें अमाउंट निकालनी है। अमाउंट तो हम 2 मिनट में निकाल देंगे। अमाउंट क्या है, कविता प्लस रीना। कविता का, अरे कविता को पता ही नहीं है, रीना का तो पता है। रीना की तो 2400 है, दे रखा है ना, रीना की 2400, कविता की तो पता नहीं, कैसे निकालेंगे यार। ऊपर जाते हैं क्वेश्चन में, रेशो दे रखी है। चलो रेशो का नाम निशान मिटाते हैं, लेट द रेशो बी एक्स। मैंने ये कर दिया पहले, उसके बाद रेशो लिखिए, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे इसको पहले भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट द रेशो बी एक्स, देयरफॉर जो अपनी रेशो है क्या बन जाएगी, वो रेशो बिकम्स शेयर बन जाएंगे। तो क्या बन गए, 4x, 3x, किसके हैं ये, कविता और रीना के। भाई फिर से हम फंस गए आगे। अब आगे क्या करें, तो भगवान जी ने कहा बेटे रीना की 2400, हमने कहा जी ठीक है। अब रीना की 2400 है, हमें पता है रीना के क्या है, यहाँ से 3x है, पर रीना का तो 2400 है, तो यहाँ से 3x बराबर 2400 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2400/3, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 800 आ गई। हमें पता है अमाउंट क्या था, अमाउंट था कविता प्लस रीना, यानी कि कविता कितना था 4x प्लस रीना कितना था 2400 ऑलरेडी दे रखा था। 3x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट 2400 दे रखा था, ठीक है। कुछ बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पे 2400 की जगह 3x लिख देंगे, तो 3x लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा 2400 लिखो। अब कविता निकालना है, x की वैल्यू 800 है, हमें पता है कविता बराबर 4x, बोले तो 4 × 800, बोले तो 3200। तो अमाउंट बराबर कविता प्लस रीना बराबर 3200 प्लस 2400, ये आ गई हमारी 5600। ऑप्शन में देखे कहाँ है 5600, पहले ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है भाई। मस्त क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन।